तो चलिए इसे उन संचालिकाओं पर करते हैं जो आपके स्फेरिकल हार्मोनिक्स के समान है। स्फेरिकल हार्मोनिक्स y का एक टेंसर प्रोडक्ट ले जहां L एक y एक m एक y एक m 2 है। तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन यह एक विस्तार स्थिति है। यह विस्तार स्थिति की तरह है। खिंचाव की स्थिति अयुग्मित का सिर्फ एक स्क्वायर होगा। यह केवल एक प्रोडक्ट वाले अयुग्मित स्थिति का कोएफिशिएंट 1 है। इसे फिर से लिखें और आपको x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ixy मिलेगा और थीटा और फाई के टर्म्स में इसे फिर से लिखने का प्रयास करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप इसे नॉर्मलाइजेशन तक दिखाते हैं। यह y2 है तो रैंक 2 का टेंसर कंपोनेंट q प्लस 2 से माइनस 2 में जाएगा। आप रैंक 1 के 2 इरेड्यूसिबल टेंसर के टेंसर प्रोडक्ट का निर्माण कर सकते हैं। हम इसे स्फेरिकल हार्मोनिक y2 के समानुपाती पाते हैं। तो इसके q और l m के बीच एक समानता है। बस इतना ही मैं आपको प्रेरित करने की कोशिश कर रही हूँ। आप यहाँ एक और कदम उठा सकते हैं। सीढ़ी ऑपरेशन करें और एक ही रैंक 2 टेंसर कंपोनेंट 1 पर जाएं और आप इसे दिखा सकते हैं। तो कृपया इनमें से कुछ डेटा की जांच करें। लेकिन यह दिखाने के लिए उतना ही सरल है कि 2 वेक्टर से बने किसी भी मनमानी टेंसर के लिए पोजीशन वेक्टर में स्फेरिकल हार्मोनिक्स का एक से एक कॉरस्पोंडेंस होता है। तो एक कॉरस्पोंडेंस है और आप पोजीशन वेक्टर के लिए स्पष्ट रूप से सत्यापित कर सकते हैं कि यह वास्तव में आपको y2 नॉर्मलाइजेशन तक प्रदान कर रहा है। और सीढ़ी ऑपरेशन से आप जानते हैं कि यह कैसे करना है। L माइनस आप जानते हैं कि इसे यहाँ कैसे संचालित करना है और आप सीधे कह सकते हैं कि रैंक 2 टेंसर के अन्य घटक इस तरह होंगे। क्या होगा? मैंने 0 लिखा है, 1 और 2 माइनस 1 और माइनस 2 का क्या होगा? वे बस आपके ई को आई फाई में ई के रूप में माइनस आई फाई में बदल देंगे। जब आप इसे -1 बनाते हैं तो यह ई तक माइनस आई फाई हो जाएगा। सबस्क्रिप्ट क्यू है सुपरस्क्रिप्ट के है और यदि सबस्क्रिप्ट -2 हो जाता है तो यह ई से -2 आई फाई हो जाएगा। विस्तार से मैंने एक कदम रखने की कोशिश की है। यहाँ 2 वेक्टर के एक टेंसर प्रोडक्ट को रैंक 1 ए और बी के इरेड्यूसिबल टेंसर में ले जाएं। 2 कंपोनेंट तुच्छ रूप से स्क्वायर ले रहे हैं जो हमने पोजीशन में देखा था। यहाँ यह खिंचाव स्टेट के घटकों को ले रहा है। एक कंपोनेंट ले लो, बस उन्हें मल्टीप्लाई करें और यही आपको 2 कंपोनेंट देगा। यदि आप 1-2 कंपोनेंट करना चाहते हैं तो आपको सीजी कोएफिशिएंट लागू करना होगा। आप इसे स्टेट के लिए करते हैं। यह भी 2 स्पिन के लिए एक और अभ्यास है जिसे आप स्टेट CG कोएफिशिएंट करते हैं। वही बात यहाँ लागू होगी और आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि यह कुल M1 है, यह कुल Q1 प्लस Q2 जोड़ना चाहिए जो आपको Q देने के लिए महत्वपूर्ण है। वास्तव में क्या हो रहा है, इसलिए कृपया सत्यापित करें और महसूस करें कि यह टेंसर ऑपरेटरों के टेंसर प्रोडक्ट इरेड्यूसिबल टेंसर का तरीका है। यदि आप उत्पाद लेते हैं तो आप इसे कम कर सकते हैं। यदि आप उत्पादों को इस तरफ ले जाते हैं जो लिखा गया है तो यह रिड्यूसिबल घटकों की एक अनपल अवस्था की तरह है और रिड्यूसिबल घटकों को एक इरेड्यूसिबल घटकों के टर्म्स में फिर से लिखा जा सकता है और इनमें से प्रत्येक कम करने योग्य घटक में कम करने योग्य घटकों का कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। ये आपके रॉ Cij हैं। यह पक्ष बना हुआ है जो उन Cij के कुछ लीनियर संयोजन होंगे जो मैंने लिखा है। Aij Cij माइनस का एक लीनियर कॉम्बिनेशन है Cji। Sij Cij प्लस Cji माइनस का एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो ये वे चीजें हैं जो मैंने लिखी है और यह उस जगह पर गिरेगी जैसा मैंने इसे यहाँ दिया है। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप वास्तव में ऐसा कर सकते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे मैंने पहले ही टीके क्यू कहा है। हमने इसे के बराबर 1 के लिए किया था, लेकिन आप इन टेंसर उत्पादों को देख सकते हैं और तर्क दे सकते हैं कि रैंक के किसी भी क्यू तुम कंपोनेंट के टेंसर के कम्यूटेटर बीजगणित यह हमेशा परिणाम को संतुष्ट करेगा। बहुत अच्छी तरह से फिट। आप बहुत सी चीजें जानते हैं जो पूरी तरह से असंबद्ध दिखती हैं, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं और जो हम जानते हैं उसके साथ संपर्क करने के लिए CG कोएफिशिएंट्स का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यह
यह संक्षेप में बताने के लिए है कि हमने क्या किया। आप दो वेक्टर या दो टेंसर, दो इरेड्यूसिबल टेंसर का प्रोडक्ट ले सकते हैं और आप इसे हल करने का प्रयास कर सकते हैं। तो यह उत्पाद लेफ्ट हैंड साइड औपचारिक रूप से एक कमजोर टेंसर है, लेकिन आप उन्हें CG के साथ Q प्लस S के साथ हल कर सकते हैं, जो मैंने ठीक लिखा है। फिर मैंने पिछली स्लाइड में K बराबर 1 और R बराबर 1 के लिए विस्तार से बताया। तो यह है चयन नियम। कोई वास्तव में इस थ्योरम को सिद्ध कर सकता है। यह दो एंगुलर मोमेंटम अवस्थाओं Jm और J'M' के बीच रैंक K और Q के एक इरेड्यूसिबल टेंसर का मैट्रिक्स एलिमेंट है। आप इसे औपचारिक रूप से सिद्ध कर सकते हैं। यह CG कोएफिशिएंट पर निर्भर करता है। इसका क्या मतलब है? यदि CG कोएफिशिएंट M प्लस Q, यह साइड एक अयुग्मित अवस्था है, तो यह पक्ष युगल अवस्था है, ठीक है। इसलिए यदि M प्लस Q M अभाज्य नहीं है, तो यह CG कोएफिशिएंट 0 होगा। समान रूप से इस मैट्रिक्स एलिमेंट को 0 पर रखा जा सकता है, या आप रैंक 2 के चौगुनी पल टेंसर के लिए प्रयोगकर्ता को बता सकते हैं, या एक वेक्टर जिसमें मैट्रिक्स तत्व ऐसा ट्रांजिशन है जिसे आप देखने की कोशिश भी नहीं करते हैं, यह 0 होगा। इतना ही हम उन्हें ठीक बता सकते हैं। केवल एंगुलर मोमेंटम, बीजगणित और CG कोएफिशिएंट आवश्यकता से हम उन्हें बता सकते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स तत्व या कौन सा संक्रमण है, मतलब ऑपरेटर जो प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में ट्रांजिशन को ट्रिगर करता है। हम उन्हें कुछ ऑपरेटर द्वारा ट्रिगर किए गए इस तरह के ट्रांजिशन के बारे में बता सकते हैं, जैसे डायपोल क्षण या चौगुनी क्षण आप भी नहीं देख पाएंगे क्योंकि CG कोएफिशिएंट 0 है। तो उदाहरण के लिए, अदिश के लिए यदि मान लीजिए कि यह एक अदिश ऑपरेटर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि M को M' होना चाहिए। उन मैट्रिसेस में केवल डायगोनल तत्व संभव हैं। M को M' होना चाहिए, और इसी तरह वेक्टर ऑपरेटर के लिए मान लीजिए कि मैं M'M+2 रखता हूँ। यदि मान लीजिए कि यह रैंक का एक अपरिवर्तनीय टेंसर था, तो Q प्लस या -1 और 0 होगा। जब आप इसमें M जोड़ते हैं, तो मुझे M' सही प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। अगर मैं M' डालता हूँ, तो हम कहते हैं कि M+3 तुच्छ रूप से 0 होने वाला है। तो कुछ ये मैट्रिक्स तत्व, इनमें से कुछ ट्रांजिशन तत्व आप इस विग्नर एकर्ट थ्योरम से बहस कर सकते हैं। मैं इसे इस पाठ्यक्रम में यहाँ साबित नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप इस स्टेट के साथ वेक्टरों की रचना करके किया जा सकता है, स्टेट के साथ खेद ऑपरेटरों, जो मैंने अभी नहीं किया है। लेकिन अगर आप इसे व्यवस्थित रूप से करते हैं, तो आप इस थ्योरम को सिद्ध कर सकते हैं। यह मैट्रिक्स तत्व, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है जिसे हम इसे कुछ कम मैट्रिक्स एलिमेंट कहते हैं, जिसमें इस बारे में जानकारी है कि मैं किस ऑपरेटर को देख रही हूँ, और केवल प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति की कुल एंगुलर मोमेंटम को देखता है। यह जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से CG कोएफिशिएंट मेरे पास जानकारी है। तो उस तरह से मुझे बताता है कि मैं बता सकती हूँ कि कौन सा तत्व 0 होगा, कौन से तत्व CG कोएफिशिएंट से 0 नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं आपको यह बताने के लिए कहूँ कि सटीक कोएफिशिएंट, सटीक मैट्रिक्स एलिमेंट क्या है, तो आपको मुझे देने की आवश्यकता है। मान लीजिए मैं देती हूँ, आप एक KT के लिए एक उत्तर 0 है। मान लीजिए मैं आपको बता दूं कि प्रयोगवादी मुझे M' और MT के लिए कहता है एक 0 यह एलिमेंट है। मैं यही मापती हूँ। मैं उस मेजरमेंट को यहाँ रख सकती हूँ, क्योंकि इस अज्ञात कांस्टेंट के बजाय मैं अन्य घटकों को कर सकती हूँ। यही इस विग्नर एकर्ट थ्योरम की पावर है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ। तो उपरोक्त थ्योरम का उपयोग करके हम देख सकते हैं कि स्केलर ऑपरेटर का मैट्रिक्स एलिमेंट केवल विकर्ण होना चाहिए। यह मैंने आपके लिए पहले ही तर्क दिया है। गैर डायगोनल तत्व 0 है। मान लीजिए कि मैं आपको वेक्टर ऑपरेटर के Z कॉम्पोनेंट के लिए एक मैट्रिक्स एलिमेंट देती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि उत्तर क्या है। क्या आप उसी वेक्टर ऑपरेटर
टेंसर का एक्स कंपोनेंट निर्धारित कर सकते हैं, वहाँ आप इस विग्नर-इकार्ट थ्योरम का उपयोग कर सकते हैं, जहाँ अनुपात केवल CG कोएफिशिएंट के अनुपात पर डिपेंड करता है। तो मैं इसे आप पर छोड़ दूंगी। मान लीजिए कि मैं आपको यह उत्तर देती हूँ, तो आइए हम बताते हैं कि डायपोल क्षण की स्टेट देखते हैं। इसलिए मैं आपको डायपोल क्षण के देती हूँ जो एक Q के बराबर 0 के बराबर होता है। मैं आपको कुछ वैल्यू के रूप में उत्तर देती हूँ, कुछ कांस्टेंट के या कुछ, और तो मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आप एक का T प्लस एक Q प्लस 1 के बराबर ज्ञात कर सकते हैं? क्या आप इसे कर सकते हैं, यह देखते हुए कि यह ठीक है? तो यह आपके लिए सवाल है। मुझे यह लिखने दो। तो विग्नर-इकर्ट थ्योरम आपको बताता है कि यदि आप इसे खोजना चाहते हैं, तो यह वह टुकड़ा है जो डिपेंडेंट है, जिसे मैं इसे कम मैट्रिक्स एलिमेंट कहती हूँ। यह प्रयोग द्वारा दिया गया है, लेकिन फिर आपके पास CG कोएफिशिएंट J प्राइम के सेमीकोलन M प्राइम भी है। क्या मैंने इसे गलत किया? यह ठीक है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इसे किस तरह से करते हैं। तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, यह हम CG कोएफिशिएंट की गणना से जानते हैं। इसके लिए हमें एक प्रयोगवादी की जरूरत है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि J प्राइम M प्राइम T00 ठीक है, JM डेल्टा हो जाएगा, MM प्राइम डेल्टा JJ प्राइम होगा। यह एक आइडेंटिटी ऑपरेटर की तरह है, स्टेट ऑर्थोगोनल है, इसलिए बेहतर होने दें कि स्केलर ऑपरेटर ठीक स्केलर के लिए केवल डायगोनल तत्व ही योगदान देंगे। यह एक स्केलर है जो एक रैंक 0 टेंसर है। तो अब हम इसे सदिशों के लिए करते हैं। अगर मैं इसे वेक्टर के लिए करती हूँ, मान लीजिए मैं आपको यहाँ कुछ नंबर देती हूँ, तो मैं इसे कुछ पूंजी A के रूप में बुलाता हूँ। यह प्रयोग द्वारा दिया गया है। मान लीजिए मैं एक उत्तर देती हूँ, तो प्रयोगवादी मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक JM क्या है? वह कहते हैं कि मैं डायपोल क्षण के Z कंपोनेंट को माप सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि X घटक या Y घटक को कैसे मापना है। लेकिन यह X घटक नहीं है, यह क्या है? यह x प्लस IY का माइनस होता है, जिसे आप नापने के बाद आप भी कर सकते हैं। इसी तरह आप यह भी पता लगा सकते हैं कि यह क्या है। यदि आप दोनों का पता लगाते हैं, तो आप एक लीनियर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं और यह निर्धारित कर सकते हैं कि डायपोल क्षण का x कंपोनेंट क्या है। आप y घटक ले सकते हैं। तो मेरा प्रश्न है, विग्नर-इकार्ट थ्योरम परिभाषा का उपयोग करना और एक ही टर्म्स का निर्धारण करना, यह क्या है? ठीक है, यह करने के लिए मैं इसे आप पर छोड़ती हूँ। इसी तरह हमें कुछ एक्सरसाइज की समस्या होगी। ऐसा करें, ये दोनों जनरल रूप से नहीं होंगे, और फिर वहां से मैं डायपोल क्षण ऑपरेटर के x कंपोनेंट और डायपोल क्षण ऑपरेटर के y घटक को निकालती हूँ। आप इन M प्राइम को कुछ विशिष्ट मान भी ले सकते हैं और इसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ यह वास्तव में वही M है, अन्यथा यह 0 हो जाएगा। तो यह कुछ ऐसा है जिस पर मैं चाहती हूँ कि आप अपना हाथ रखें और जांचें, क्योंकि अधिकांश अन्य पाठ्यक्रमों में आपको सीधे यह पता लगाने के लिए कहा जाएगा कि क्या ऐसा ट्रांजिशन प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में संभव है, एक चतुर्भुज आघूर्ण ऑपरेटर या अन्य ऑपरेटरों की उपस्थिति में। और आपको यह जानने की जरूरत है कि किस रैंक का इरेड्यूसिबल टेंसर क्या है, और फिर आप निर्धारित कर सकते हैं। कम से कम आप कह सकते हैं कि यह 0 है या 0 नहीं। सटीक वैल्यू निर्धारित नहीं कर सकता, क्योंकि घटे हुए मैट्रिक्स एलिमेंट को एक प्रयोगकर्ता को देना होता है, लेकिन आप कंपोनेंट के अनुपात को पा सकते हैं। आप घटकों के अनुपात क्यों पा सकते हैं? यह घटा हुआ मैट्रिक्स एलिमेंट घटकों से स्वतंत्र है, Q से इंडिपेंडेंट या मैग्नेटिक क्वांटम संख्याओं से स्वतंत्र है। वे सभी मैग्नेटिक क्वांटम संख्याएं
और Q डिपेंडेंस केवल CG कोएफिशिएंट है। तो एक बार जब मैं एक विशिष्ट रैंकिंग के लिए एक कंपोनेंट के लिए एक उत्तर देती हूँ तो अन्य घटक केवल इस कांस्टेंट समय CG कोएफिशिएंट पर डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए यह केवल उस निरंतर समय अंतर CG कोएफिशिएंट पर निर्भर होता है। यह बहुत शक्तिशाली है। यदि एक कंपोनेंट उत्तर देता है तो प्रयोगवादी आपको रैंक 2 टेंसर के लिए देता है। आपके पास 5 घटक हैं। यदि वह आपको एक घटक उत्तर देता है तो कंपोनेंट में से एक हमें 2 रैंक 2 क्यू के बराबर लेते हैं, वह आपको एक उत्तर देता है। आप वास्तव में इस विग्नर-इकार्ट थ्योरम का उपयोग करके शेष सभी 4 को निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि यह कांस्टेंट उस प्रायोगिक डेटा से स्थिर हो जाता है और यह टेंसर के घटकों या स्टेट के मैग्नेटिक क्वांटम संख्याओं से इंडिपेंडेंट होता है। वे सभी सूचनाएं केवल CG कोएफिशिएंट में हैं। आप वास्तव में उन सभी को निर्धारित कर सकते हैं और यह विग्नर-इकर्ट थ्योरम की पावर है, जहां हम स्टेट पर टेंसर ऑपरेटर की संरचना करते हैं और स्टेट पर उस टेंसर ऑपरेटर को फिर से CG कोएफिशिएंट के टर्म्स में हल किया जा सकता है, जो वास्तव में सुंदर है। इसे साबित करने का यही तरीका है, लेकिन अभी मैं इसे आपके लिए एक थ्योरम के रूप में बताती हूँ। तो चौगुनी टेंसर रैंक 2 है और बहुत सारे अनुप्रयोग हैं जो आप न्यूक्लियर फिजिक्स करते समय सीखना शुरू कर देंगे और पार्टिकल फिजिक्स, जहाँ आप विग्नर-इकर्ट थ्योरम का उपयोग यह कहने के लिए कर सकते हैं कि क्या एक प्रक्रिया चल रही है B+C के लिए, क्या उस प्रक्रिया की अनुमति है। यदि इसकी अनुमति है तो उन बिखरने वाले क्रॉस सेक्शन के अनुपात क्या है। इनमें से बहुत से विचार चित्र में आएंगे, तो मुझे यहीं रुकने दो।